राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ आज जुड़ गए हैं व्यालोक भाई, व्यालोक वाणी वाले। व्यालोक भाई राम राम। जय जय सिया राम। तो व्यालोक भाई, ये तय मान लिया जाए कि अब तो ये ऑलमोस्ट सर्टन हो गया है, नीतीश बाबू बिहार की गद्दी छोड़ के दिल्ली आ रहे हैं। ऑलमोस्ट सर्टेन क्या हो गया है, उन्होंने भाई नामांकन कर दिया, वो जा रहे हैं। मतलब अब इसमें ऑलमोस्ट सर्टेन क्या है? आप पर भी साला 12 फीट वाले पत्रकारों का रंग चढ़ गया है क्या, जो तथाकथित राष्ट्रीय चैनल बताते हैं खुद को, एंटरटेनमेंट चैनल वाले। 2 दिन पहले ही साफ कर दिया था, जिस समय उन्होंने ट्वीट किया उसी समय उन्होंने साफ कर दिया था। बहुत साफ साफ लिखा था कि मुझे राज्यसभा जाने का मन है, मैं राज्यसभा जा रहा हूँ। नई सरकार जो भी बनेगी, लास्ट सेंटेंस ये था, बिहार की नई सरकार को मेरा समर्थन और सहयोग प्राप्त रहेगा। तो नई सरकार बनेगी। नई सरकार क्या बनेगी भाई? दोनों दलों की बैठक होगी, उसमें एक मुख्यमंत्री चुने जाएंगे और जो हवाएं हैं उसमें एक उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद आगे की बात होगी। तो नीतीश बाबू तो जा चुके हैं, वो तो तय है। आगे की बात कीजिए। हम व्यालोक भाई, हरियाणा में ना एक कहावत है, वो कहते हैं जाट मरा जब जानिए जब तेरामी होए। तेरहवीं जब हो जाए ना, तभी ये कंफर्म मानिए कि जाट मर गया सर। भाई तो 13वीं, अब राज्यसभा के नॉमिनेशन के बाद कौन सी 13वीं बची हुई है बताइए? राज्यसभा जो सीट आपकी जीती हुई है, 5 सीट में एक ही सेट पर लेकुना फंस रहा है ना भाई, जिसमें ये लोग हार भी सकते हैं एनडीए वाले, वरना 4 तो सीटें जीती हुई हैं इनकी। तो अब कौन सी 13वीं बाकी है? अब सर 13वीं तो बाकी है कि नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाए, राज्यपाल निमंत्रित कर दे और नया शपथ ग्रहण हो जाए। उसमें टाइम लगेगा ही, क्योंकि देखिए अभी सबसे बड़ी बात यह है, इस चीज को कोई नहीं ध्यान दे रहा है, कोई नहीं समझ रहा है कि बिहार में राजनीतिक संक्रमण इतनी आसानी से हो गया, बिना किसी हो हल्ले के हो गया। नीतीश कुमार को आप गाली दीजिए, आप समर्थन कीजिए, आप जो भी कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने 2 दशकों तक बिहार की पूरी पॉलिटिक्स को अपने इर्द गिर्द घुमा के रखा था। पूरी जो राजनीति है बिहार की, वो नीतीश केंद्रित थी। न कोई मुद्दा था, न कोई व्यक्ति था, जो कुछ था वो नीतीश कुमार थे। अब वो जब जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर बहुत सही समय पर जा रहे हैं, एकदम अपने पॉलिटिकल पार्टी की शीर्ष पर हैं। इतना बढ़िया वोट उनको 2005 में नहीं आया था, 2010 में नहीं आया था। उस मुकाम पर अपनी पार्टी को लाकर, और पार्टी को अगर इनको बचाना था तो यही करना था, वरना बीजेपी में विलय होता। 3 ही विकल्प थे ना, बीजेपी में विलय होता, या जेडीयू के 2-3 टुकड़े बनते, जो भी 2-3 प्रभावी नेता हैं आप जिनका भी नाम जानते हैं उनके इसमें, या फिर खंड खंड हो जाता है, जो नेता जिस तरह अपने समर्थकों को ले जाता है। यही तो होता है, एक सेंट्रल लीडरशिप जब टूटती है तो यही तो होता है। लालू के जाने के बाद आरजेडी की ये हालत क्यों हुई? क्योंकि तेजस्वी संभाल नहीं पाए। लालू कुछ भी थे तो उनको जमीन की परख थी। लालू बहुत गरीबी से, बहुत जमीनी स्तर से उठे थे। तेजस्वी यादव को हवा ही नहीं है बिहार की। तेजस्वी और राहुल बिल्कुल एक समान क्यों हैं, या अखिलेश? क्योंकि ये सब चांदी का छोड़िए, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, हीरे जवाहरात के पालने में झूले, तो इनको जमीन की खबर ही नहीं। अब उत्तर प्रदेश में हालांकि योगी हैं और उनकी जाति नहीं होती है, लेकिन यूपी और बिहार में तो जात खोज ही लेते हैं लोग। तो यूपी करीब 30 साल बाद सामान्य वर्ग की राजनीति के लिए खुला, वो भी एक सन्यासी के बहाने। क्या बिहार खुलेगा?
और अगर बिहार खुलेगा तो इसका असर क्या होगा? भाई गृह मंत्री आ रहे हैं, अचानक से घोषणा होती है और कहीं कोई कयास नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ, हवा में ये बातें जरूर थी जो मैं हमेशा से कहता आ रहा था कि बिहार में इलेक्शन के बाद असल राजनीति शुरू होगी। वो राजनीति अब शुरू हो गई है। अगले 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे बिहारी राजनीति और देश की राजनीति के लिए, क्योंकि मत भूलिए कि 12-13 सांसदों का फट्टा जो है वो एनडीए की अभी की सरकार में भी लगा हुआ है। तो अगले 7-8 दिन बहुत मनोरंजक होगा इसको देखना जी। 20-25 साल की मेहनत के बाद पलटू राम का जो खिताब अर्जित किया है, पुराने जमाने में कैसेट होती थी, पलट पलट के सुनी जाती थी, रिकॉर्ड बजता था, पलट पलट के बजता था, उतना तो रिकॉर्ड नहीं पलटे गए होंगे जितना पलटू राम पलटे। अच्छा चलिए, मैं थोड़ा जदयू का प्रवक्ता बन एक जाता मिनट हूँ रुकिए, आपके लिए। एक मिनट रुकिए। नहीं नहीं, रुकिए, अपने रुक जाइए, राज्यसभा में रुक आ जाइए। गए, कल को हो सकता एक अड़ जाए कि नहीं नहीं मुख्यमंत्री तो हमारा बेटवा रहेगा। अरे रुकिए ना भाई, वही मैं जदयू का प्रवक्ता बन के अब आपसे बात कर लेता हूँ और दर्शकों से। क्या पलटू राम? कौन नहीं है पलटू राम, जरा बताइए मुझे। उद्धव ठाकरे के बारे में आपने कभी सोचा था कि वो मुस्लिम लीगी बन जाएंगे? पलटे कि नहीं पलटे? तेलंगाना में आपने पलट क्या क्या हालत की है अपनी पार्टी की, पलट गए। जो आदमी बार बार पलटता है उसकी हालत तो क्या होती है, चचा, इससे बड़ा अरे एग्जाम्पल भाई, तो ये है। तो चचा की हालत नहीं हुई ना, और वो तो बोल रहे हैं ना कि अरे वो तो गलतफहमी सब हो गया था, तो तुम लोग जो गड़बड़ किए तो तुम लोगों को हटा दिए ना, बैठ जाओ चुपचाप। वो तो बैठा दिए हैं सबको। फिर तेलंगाना से में, गलतफहमी आंध्र नहीं, प्रदेश में, फिर से सुनिए, गलतफहमी नहीं ना हो जाएगी। कोई गलतफहमी नहीं होगी। सुनिए, आंध्र प्रदेश में क्या आप कभी सोच सकते थे कि टीडीपी के अध्यक्ष इतने बड़े हिंदूवादी बन जाएंगे? राजनीति है भैया, और इसमें पलटू अल्टू राम कहना ठीक नहीं है। दूसरी बात, मैं बिहार इलेक्शन के समय से कह रहा हूं कि इस बार नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? 3 लक्ष्य थे उनके और तीनों उन्होंने हासिल कर लिए। पहला, वो रास्ता देख रहे थे एक बहुत सम्मानजनक विदाई का, वो उनको मिल गया। भाई राज्यसभा चले जाइए, उसके बाद डिप्टी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे या प्रेसिडेंट बनेंगे, अगर स्वास्थ्य ठीक रहा, आते जाते रहे। इससे बड़ी आपको क्या उपलब्धि चाहिए? प्रधानमंत्री के लिए वैकेंसी है नहीं, वो आप बन नहीं सकते। कैबिनेट में आपको क्या दे दिया जाए? अधिक से अधिक आपको रेल मंत्रालय दिया जा सकता है, अर्थ मंत्रालय और गृह मंत्रालय भाजपा कभी नहीं देगी आपको। तो अव्वल एक सम्मानजनक रास्ता, दूसरा मेरी पार्टी टूटे नहीं, और तीसरा जाते जाते अपने बेटे को सेट कर जाना कि भाई दाग भी नहीं लगा, जो कि त्यों धर दीनी चदरिया भी हो गया और निशांत बाबू सेट भी हो गए। ये है गेम और ये है बात। और इसके लिए नीतीश कुमार ने 3-4 महीने पहले से निशांत बाबू, शुरू कर। पहली बात तो पब्लिक को ये बताइए, आप ये निशांत बाबू हैं कौन, अब तक कहाँ थे, आज अचानक कैसे बिहार की राजनीति में प्रकट हो गए, और सेट हो जाएंगे, हो जाएंगे ना सेट? अरे आज की बात नहीं हो रही है भाई, 6 महीने से, साल भर से उनको, जब से नीतीश कुमार के स्थानापन्न की बात शुरू हुई, तो चूंकि बिहारी और भारतीय जनता, देखिए मूल तौर पर हम लोग प्रजातांत्रिक हैं नहीं। आपकी आधी लगभग आबादी जो है, आधी तो नहीं, अभी 1/3 हुई है, 20% आबादी मोहम्मडन्स। उनका क्या लोकतंत्र में कोई यकीन है? नहीं है। वो लोकतंत्र को मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते। हमारे ऊपर जो 1200 वर्षों से हुआ, हमने अपनी लोकतंत्र की उम्मीद ही खो दी है।
आप देखिए ना, आजाद हुए हम तथाकथित तौर पर, उसके बाद क्या हुआ है, एक वंश को शासन दे दिया ना। आज भी उसका सबसे कुख्यात लुच्चा लफंगा अय्याश बेटा आज भी खुद को मानता है कि भारत उसके बाप की जागीर है और वो जो चाहेगा भारत में वो कर सकता है। तो नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं निशांत कुमार, और बड़ी चालाकी से उनको आज तक मेन स्टेज से दूर रखा गया। उसमें कई सारी बातें हैं। कहा गया कि चूंकि नीतीश कुमार के अपनी पत्नी से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, उसका भी असर पड़ा है। तो निशांत कुमार इसलिए अपने पिता से बहुत शुरुआत में तो बहुत तने ही रहे, बाद के दिनों में आकर उन्होंने उनसे समझौता किया या जो भी किया। निशांत भीड़ से अलग रहते हैं, अपना अलग काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने हाँ कभी भी पिता की सत्ता को हाँ हाँ, ये नहीं। क्या बोले, इंजीनियर है? जी इंजीनियर है। तब तो बहुत खतरा है। दूसरी बात कि निशांत को इसलिए भी नीतीश कुमार ने नहीं सटाया कि वो अपनी एक लेगेसी, देखिए हर एक आदमी के जीवन में एक छिपा हुआ उसके जीवन का गोल होता है। मोदी जी का होगा, नीतीश चा का था कि मैं राष्ट्र मानव बन जाऊं। इसी पागलपन में उन्होंने शराबबंदी की, जो दहेज विरोधी कानून मौजूद हैं उसके बावजूद दहेज बंदी की। कभी वो पेड़ पौधा लगाने निकल पड़ते थे, हर एक साल मानव श्रृंखला बनवाते थे। इन सब से राज्य को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन कम से कम उन्होंने परिवारवाद को जड़ें नहीं फैलाने दी। उन्होंने शराबबंदी और दहेजबंदी की। शराबबंदी और दहेजबंदी हुई नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। इससे हुआ यह है कि जो आपको 5,000 10,000 करोड़ का राजस्व आता था, उसके बदले 25,000 करोड़ की एक पैरेलल काली अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है। 25,000 करोड़ की, बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए बड़ी रकम है। दूसरे, छोटे छोटे बच्चे 500 रुपए के लिए, 1,000 रुपए के लिए आप जो कहेंगे वो करेंगे। तीसरे, हर एक स्कूल कॉलेज जाता बच्चा पोटेंशियल दारू तस्कर बन गया है, उसके बैग में दारू की बोतलें मिल सकती हैं। और ये सब कुछ मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं हर एक स्कूली बच्चे को नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो पोटेंशियल तस्कर है। सूखा नशा इतना बढ़ गया है कि पंजाब जैसी हालत हो गई है बिहार की। गलियों में लोग बेहोश आपको दिख जाएंगे। जो सब बिहार में 15 साल पहले जिन दृश्यों की कल्पना भी असंभव थी, वो सारे दृश्य अब बिहार में बहुत आसानी से दिख रहे हैं। वो जो क्या क्या होता है, थिनर कोई चूस रहा है, कोई पी रहा है, कोई आयोडेक्स कर रहा है, कोई वो तो अजीब अजीब तरह के नशे हो। बिहार आज भी देश को सस्ता लेबर सप्लायर, ये टैग, ये जो छवि थी, इसको तोड़ के क्या आपको लगता है कि बिहार में सचमुच अब, क्योंकि 20 साल में बिहार एक स्टेटस कोइज्म को प्राप्त हो गया था, ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, क्योंकि आपने भी, आप लोग खुद ही कहते हैं कि नीतीश जी का जो पहला कार्यकाल था फिर वैसा दूसरा तीसरा चौथा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ, अब वो गिरते चले गए। तो भाई आप ये देखिए, मैं सीधे एक तुलना बता देता हूं। ये दूसरा कार्यकाल है ना योगी आदित्यनाथ का, रफ्तार वही है पहले दिन वाली। तो आप देखिए कि आज उत्तर प्रदेश कहां पहुंच गया। अगर नीतीश कुमार 2005 से 10 वाली रफ्तार कायम रखते तो आज बिहार सर्वाधिक पर कैपिटा इनकम वाला पहला राज्य होता, पहले नंबर पर होता, अगर वो केवल उस रफ्तार को कायम रख दिए होते, बीच में लालू के साथ आना जाना इधर उधर नहीं किए होते, अपनी नौकरशाही पर नियंत्रण रखे होते, अपने लोगों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर, क्योंकि आप ईमानदार हैं,
आप सत्यनिष्ठ हैं इसका मतलब ये नहीं है। योगी जी व मोदी जी व भी बहुत सत्यनिष्ठ हैं, लेकिन इससे करप्शन रुक गया है क्या उत्तर प्रदेश में? हर एक काम के लिए पैसा लगता है उत्तर प्रदेश में। नीतीश कुमार बहुत भले आदमी हो सकते हैं, होंगे, आई डोंट नो, लेकिन करप्शन बिहार में हर एक जड़ में है। आप एक काम बिना पैसे के नहीं करवा सकते। 20 वर्षों में आप अगर इस लेगेसी को खत्म नहीं कर सके, आप कम से कम सरकारी अस्पतालों को नहीं कर सके। आपने शिक्षा पर क्या किया? आपने शिक्षकों को नियुक्ति कर दी, लेकिन कब की? जब सारे बच्चे स्कूल से भाग गए हैं, गली गली कुकुर मुत्तों की तरह स्कूल खुल गए। और इसमें हमारी माताओं बहनों जी का बहुत योगदान है कि फलानवा का बेटा वहां पढ़ रहा है। क्यों हर एक मोहल्ले में, हर एक टोले में, गांव गांव में क्यों सेंट एंथनी, सेंट टेरेसा, सेंट पीटर स्कूल क्यों खुल रहे हैं? और क्यों उसको हिंदू चला रहा है? अभी मैं जहां बैठा हूं मेरी बगल में सेंट कैरेंस है। सेंट कैरेंस के बारे में ये लोग जानते भी नहीं होंगे, और इसको कोई बाबू साहब चला रहा है ये स्कूल। क्यों? क्योंकि हमारी जो मानसिकता है गुलामी वाली वो जा नहीं रही। तो स्कूल ध्वस्त हैं, सरकारी अस्पताल ध्वस्त हैं, सिस्टम कोलैप्स्ड है। केवल बालू और दारू, इन पर पूरे बिहार की आजीविका निर्भर है। ऐसे में नई सरकार और लोगों के पास चुनौतियों का तो अंबार है। अगर वो करना चाहे ठीक ठाक, अगर वो सचमुच पूर्वी हिस्से को दुरुस्त करना चाहते हैं, गेटवे ऑफ बंगाल है बिहार, अगर उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, बंगाल को दुरुस्त करना चाहते हैं, तो उनको बहुत काम करना पड़ेगा। क्योंकि बिहार में सब कुछ ध्वस्त है, खत्म है। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि तो फिर आप नीतीश को इतना क्यों समर्थन करते हैं, या लालू से फिर क्या दिक्कत? लालू से दिक्कत है, कम से कम अब जंगल राज नहीं है। कम से कम अब हम लोग 10-11 बजे घड़ी देख के नहीं निकलते हैं। अब मैं यहां से देवघर चाहूं तो 2 घंटे में जाके, 3 घंटे में जाके फिर लौट भी सकता हूं, यानी एक दिन में। पहले ये असंभव था। सड़कों के क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है, बिजली के क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है। थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर पर काम कर लीजिए, पानी और स्कूल सुधार दीजिए, बिहार में सब आने लगेंगे। क्योंकि बिहारियों की महत्वाकांक्षा बहुत नहीं होती है, कुछ बिहारियों की होती है। अन्यथा सब चाहते हैं कि अपने घर लौटें, अपने घर का खाना खाएं, अपने घर पर रहें, माता पिता के साथ रहें। बिहारियों की इस मामले में महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा उद्दाम नहीं होती। जी देखिए, आपने योगी जी की बात की। मैंने योगी जी को काम करते हुए 10 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। उन्होंने बिहार, यूपी में आते ही सबसे पहला काम जो किया वो लॉ एंड ऑर्डर सुधारा और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा, बिजली सुधारी। जब ये इस पे उनकी पकड़ हो गई, तब फिर उन्होंने सबसे पहले देशी उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश आमंत्रित करना शुरू किया कि पहले आप लोग आइए। जब देशी, पूरे हिंदुस्तान से जब हमारे देशी उद्योगपति आके उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने लगे और एक बढ़िया माहौल बन गया, कॉन्फिडेंस कायम हो गया, तो अब जो है पिछले 3 साल से वो इंटरनेशनल समिट्स कर रहे हैं। और अभी जैसे उनका सिंगापुर और जापान जो दौरा था, इससे पहले जो वो 2023 से 22 से जो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में अट्रैक्ट करने के लिए, यूपी में अट्रैक्ट करने के लिए उनकी जो पॉलिसी है उस पर काम कर रहे हैं। तो इन सब की बुनियाद जो थी वो लॉ एंड ऑर्डर ही थी। लॉ एंड ऑर्डर और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, पानी और लॉ एंड ऑर्डर, 4 चीज सुधारी है। बिहार में इस पे आपको काम होता हुआ अब हमको नजर आएगा।
बेसिक काम तो हुआ। अब आपका देखिए देखिए, मैं बिहार में आज भी सिर्फ एक ही इंप्रूवमेंट मानता हूं कि आपके बेटे का अपहरण नहीं होगा, बस। बाकी देखिए कोई सुधार नीतीश मुझे नहीं कुमार दिखता। का देखिए नीतीश कुमार का जो पहला कार्यकाल था वो बिल्कुल यही था। जिस योगी मॉडल को आज आप और हम देख सुन रहे हैं ना, 2005 में नीतीश कुमार वाज द फर्स्ट वन टू प्रोपोगेट दैट, टू फंड दैट एंड टू इम्प्लीमेंट दैट। 50,000 अपराधियों पर स्पीडी ट्रायल से मुकदमा चला के उनको सजा दिलवाई। लाख के करीब छोटे मोटे झड़प, एनकाउंटर, तमाम चीजें हुई। अपराध का समूचा नाश हो गया। आप सोचिए उस समय बिहार के सदन में एक से एक कुख्यात थे। सब लोग, सुनील सिंह से लेके पप्पू यादव से लेके, और वो जो अभी क्षत्रिय सम्राट बने हुए हैं आनंद मोहन, उनसे लेके आप याद कीजिए सुनील पांडे, जो भी मतलब मुन्ना ठाकुर, फलाना जी, चिलाना जी, मतलब पूरा सदन गुलजार था। उसमें से पूरे लौह दंड के साथ नीतीश कुमार ने ये किया। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर चुका है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है शराबबंदी से, पूरी पुलिस को आपने मुंह सूंघवा बना दिया है। 1 लाख गरीब लोग जेल में बंद हैं, सड़े हुए हैं। अगर उनको आप स्पीडी ट्रायल चला के भी मुकदमा देंगे तो बिहार की जेल की जो क्षमता है सारी जेलों की, उससे ज्यादा केवल शराबबंदी के इसमें बंद। काम हो रहा है, 5 एथेनॉल फैक्ट्रीज आई, लेकिन होता क्या है, हमने देखा, हमको लगा कि एथेनॉल फैक्ट्रीज आ रही हैं। 10 महीने बाद उसका मालिक कहता है कि मैंने पाप किया था क्या जो मैं बिहार आ गया। क्यों? क्योंकि लाल फीताशाही में उसकी फाइल्स अटक गई। आज से 5 साल पहले रेड बस आ गई थी बिहार में, 600 बसों का काफिला लेकर। कितने करोड़ का उसका नुकसान हुआ। 6 महीने तक बसें लगी रहीं, यहाँ के माफिया ने उसको ऑपरेट करने ही नहीं दिया। ये जो नौकरशाही बेलगाम है, चूंकि पिछले 3-4 साल से शासन नौकरशाही कर रहा है, नीतीश कुमार नहीं कर रहा है। इस नौकरशाही पर लगाम कसनी होगी, शिक्षा को सुधारना होगा कि कम से कम 10वीं 12वीं तक, जैसे हमारे समय था उस समय तक हम लोग 10वीं 12वीं तक चिंता नहीं करते थे, उसके बाद चिंता करते थे। आज बिहार में हालत यह है कि आपको पहली क्लास से, मैं तड़कुलवा के लिए चिंतित हूं कि इसको कहां पढ़ाएं, क्योंकि मिशनरी में मैं दूंगा नहीं, अंग्रेजी स्कूल में मैं दूंगा नहीं, सरकारी स्कूलों की दुर्दशा है। तो अब रास्ता क्या बचता है कि मैं ही कोई स्कूल खोलूं या मैं उसको घर पर पढ़ाऊं। यही तो 2 रास्ते बचते हैं ना मेरे पास। आप सोचिए 13 करोड़ की जनसंख्या में मुझे एक स्कूल नहीं मिल रहा है, कितनी भयावह स्थिति है। इसलिए कि मैं सेंट मार्टिन, सेंट लूथर, सेंट स्कोडा, सेंट लहसुन, इसके पीछे बावला नहीं हूं। मैं नहीं भेजूंगा इसमें अपने बच्चे को, किसी को नहीं भेजूंगा, जितने भी बच्चे मेरे। लेकिन उसको मैं बेसिक मिनिमम की शिक्षा कहां से दिलवाऊं? सरकारी स्कूलों का तो तंत्र ही खत्म कर दिया है आपने, खिचड़ीबाजी के चक्कर में। नहीं नहीं, एक मिनट, आपकी पत्नी भी सिर्फ टाइम पास करती है क्या स्कूलों में जाके? वो नहीं पढ़ाती हैं? वो भी LIको लिखो, PARRAT, पर्राट। पर्राट माने कबूतर, ये वही वाली है क्या? संडे मंडे की स्पेलिंग तो लिख नहीं, लेती होंगी। वो तो खैर बर्राट कबूतर क्या लिखाएंगे, वो तो तो साइकोलॉजी अपनी पत्नी पढ़ाती के हैं। स्कूल में, और एक मिनट, अपनी पत्नी के स्कूल में क्यों नहीं पढ़वाएंगे? इसलिए नहीं पढ़वाएंगे क्योंकि वो +2 है मालिक, वो प्राथमिक स्कूल नहीं है। जबरी उसको +2 में सबसे पहले से डाल दें। और एक बार आइए ना हमारा बिहार में, आपको प्राथमिक स्कूलों की हालत दिखाते हैं मालिक। आपके उत्तर प्रदेश में भी बहुत बढ़िया नहीं है। +2 कैसी है?
+2 क्या चीज है मतलब? +2 वाले स्कूल की हालत कैसी है? ऐसी है कि उसमें बेंच है, खिड़कियों के पल्ले उखड़े हुए हैं, लेकिन बेंच है, टीचर है पर्याप्त पढ़ाई मात्रा में, होती है कि और नहीं? पढ़ाई होती है, बच्चियां आती हैं, बच्चे आते हैं, मजे की बात है। और मजे की बात यह है कि सबसे ज्यादा मोहम्मडन आ रहे हैं। भले ही वो निकाब और बुर्का पहन के आ रहे हैं, भले ही आप उनके बुर्का निकाब पर अगर कुछ प्रश्न पूछ देंगे तो उनके माई बाबू आके कहेंगे कि अगर आपका दुपट्टा हमने हटा दिया तो क्या कीजिएगा टीचर मैडम। लेकिन वो लोग आ रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में 3 ही तबके जा रहे हैं: मोहम्मडन, SC ST और ओबीसी समाज का वो वर्ग जो ओबीसी समाज में सबसे निचले स्तर पर है। बाकी कोई नहीं जा रहा है। पंडित जी ये लोग कहाँ कड़वी जाता है? सच्चाई है जी। पंडित जी लोग कहाँ भेजता है अपना बच्चा? पंडित जी लोग तो बचबे नहीं किया है भाई। 4 करोड़ बिहारी बाहर रहता है। अब उसमें पंडित जी, राजपूत, ओबीसी सब ना है, सब बाहर पढ़ाता है। अब उसके बाद फिर अभी जैसे मधुबनी जिला वाला क्लेम कर दिया है कि हमारे यहाँ से 8 गो IAS निकला है। मन किया कि उससे पूछें कि बउआ, 8 जो लाए हो झा खाली सरनेम देख के, कि पूछो जरा कि कहाँ पढ़ा है। ये नीतीश चा वाला काम कि रिजल्ट निकल गया तो देख के ईशान किशन को बिहार का बेटा नहीं बना नहीं, रहे हैं। वो सब बिहारी DNA बताया होगा ना, DNA बिहारी है। रहा अरे बेशक तो दिल्ली DNA तो मुंबई। बिहारी साला चांद पर भी है। चांद पर भी जाइएगा तो कोई बिहारी वहां मिल जाएगा, तो उससे क्या कीजिएगा। बिहार में रह के, बिहार में पढ़ के कोई इंजीनियर IAS बना है तो वो दिखाओ मुझे। मुझे वो देखना है। तुम्हारे सिस्टम से, तुम्हारी सरकारी व्यवस्था से, तुम्हारे सरकारी स्कूल से, तुम्हारे कॉलेज से कोई पढ़ के हुआ है क्या? क्योंकि ये 4 पीढ़ी पहले की बात नहीं है भाई। 1994-95 हम लोग जब पढ़ रहे थे, उन्हीं स्कूलों से, उन्हीं विद्यालयों से, उन्हीं कॉलेजेस से लोग निकल रहे थे। क्या हो गया ऐसा 20 वर्षों में कि पूरे सरकारी तंत्र को ही ध्वस्त कर दिया। और मैं जब बिहार कहता हूं तो मुझे नहीं लगता कि यूपी के स्कूलों की दुर्दशा इससे कुछ अलग होगी। शायद वैसी ही होगी, वहां भी शायद वही तबका जा रहा होगा। क्योंकि यूपी में तो पहले से ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट मौजूद है, BHU मौजूद है, क्या क्या चलिए, उच्च अंतिम शिक्षा सवाल। हैं। अंतिम सवाल। अंतिम सवाल। बीमारू स्टेट का टैग हटेगा? अभी नहीं हटेगा सर। कम से कम 5 साल ये लोग अगर मेहनत करेंगे तो हटेगा, अन्यथा नहीं हटेगा। देखिए, उद्योग वाला जो स्टेज होता है वो हम लोग ऑलरेडी पार कर चुके हैं, बिहार पार कर चुका है। ऑलरेडी हम लोग सर्विस सेक्टर में हैं। सर्विस सेक्टर को आपको बढ़ाना होगा। पटना की उन गलियों से हॉलीवुड की फिल्में बन रही हैं, अवतार टाइप की, जहां आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, वहीं पर 10x12 के कमरे में बैठ के और वो लोग VFX और ये सब चला रहे हैं। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा। हजारों लड़के यहाँ से अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं। इन सब को आपको संभालना होगा। पर्यटन पर आपको विकास करना होगा, क्योंकि पर्यटन की कोई संभावना ही आपने नहीं देखी है, जबकि प्रभुत संभावनाएं हैं बिहार में। बिहार में इतनी सुंदर जगहें हैं कि किसी को कहीं नहीं फालतू जाना। बात मत बोलिए। फालतू बात मत बोलिए। कौन सुंदर जगह है बताइए जरा एक भी। बिहार जैसा घिनौना, गंदा, घटिया, अव्यवस्थित प्रदेश दुनिया दुनिया में नहीं है। मैं पूरा बिहार घुमा हूं। कौन सी जगह घुमाएंगे आप? कौन सा दर्शनीय स्थल है आपके पास बताइए जरा। सीतामढ़ी से गंगोत्री से, मां सीता का, गंगोत्री सीता से माता का। हाँ आपका हो गया। हाँ हाँ। सीता माता, माँ जनक जननी, वैदेही, 5 ठो नाम हम हम्म। बता देंगे। जानते हैं ना, मैथिल हैं हम। खैर, उसके अलावा और कुछ नहीं है आपके पास दिखाने के लिए? सुनिए, गौमुख से गंगा माई निकलती हैं तो वो
प्रयागराज वाली और पटना वाली रहती हैं क्या, जिसमें टनों मल निश्रित कर देते हैं आप लोग, हम लोग हैं। आप बात मत तो घुमाइए। उसकी वजह से बिहार में गंगा माई को गाली ये दीजिएगा। आप बिहार में सुनिए, पर्यटन, सुनिए, मैं बिहार में बिहार में पर्यटन की पर्यटन करने आना बता रहा चाहता हूँ। हूं क्या क्या है। बिहार में क्या क्या है, बिहार में सबसे पहले हाँ, तो शैव और शाक्त मत के इतने मंदिर हैं जिनको लोगों ने भुला दिया है। नाम लीजिए, एक नाम लीजिए। कपिलेश्वर स्थान, आपको इसका इतिहास भी नहीं पता होगा। जी हाँ, मैं यही बता रहा हूं। उसके आसपास जाएंगे तो आपको भयंकर गंदगी भी मिलेगी। मैं वही तो कह रहा हूं कि बिहारियों को और तमाम लोगों को ये सुनने की, माँ श्यामा मंदिर जो है, आपको पता है दरभंगा जैसे घटिया कस्बे, कस्बा भी कहना उसको बेकार है, सुअरबाड़ा है, वहां पर श्यामा माई मंदिर कितना चढ़ावा चढ़ा के देती है, आपको अंदाजा भी है? नहीं होगा। दिल्ली आपको से एक मधुबनी आदमी के ऐसे जाएगा श्यामा 25 मंदिर मंदिर में बना देखने। सकता हूँ, सीतामढ़ी। आप दिल्ली, यहां से लेके दरभंगा से लेके नेपाल तक, सुनिए पहले, आप सुना भी कीजिए, आप बहुत बोलते हैं यार। धार्मिक पर्यटन, दूसरा जलीय पर्यटन। रोहतास के पास इतने प्रपात हैं, इतनी सुंदर जलाशय हैं, सब छुपा हुआ है, किसी को आइडिया भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है। और जो है वहां गंदगी और कूड़े का ढेर लगा हुआ है। नालंदा का ककोलत जलप्रपात आप देख लेंगे तो भेड़ाघाट की याद आएगी, लेकिन वहां तक आपको पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। वो जो 3 किलोमीटर का रास्ता है उस प्रपात तक पहुंचने के लिए, वो भयंकर टूटा फूटा है, गड्ढे में ये है या वो है। अभी नीतीश कुमार ने राजगीर पर केवल ध्यान दिया है, तो वहां वो ग्लास ब्रिज बना दिया, वहां क्या क्या बना दिया। बौद्ध, इसके हिसाब से आप गया में जाइए, आपको वर्ल्ड क्लास, कमाल की बात है, बोध गया आप चले जाइए, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, वर्ल्ड क्लास चीजें मिलेंगी। और आप गया आ जाइए, विष्णुपद सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, हर एक साल इतने हिंदू आते हैं महाराज, बिना किसी ताम झाम के। अगर आप उनके लिए थोड़ी सी व्यवस्था कर देंगे तो सोचिए, पिंडदान तो हर एक हिंदू करता ही है ना जी, वो न्यू जर्सी में रहे चाहे न्यू भागलपुर में रहे। असंभव संभावनाएं हैं, नेताओं को नहीं दिख रहा है, नौकरशाहों को नहीं दिख रहा है, उसके लिए आप बिहार को गाली देंगे? आप गौमुख से निकलने वाली गंगा को साला हग मूत के आप बर्बाद कर दीजिए, उसके बाद गंगा माई को गाली दीजिए कि ये गंदा है जी, इसको बर्बाद कर दिया है। कमाल करते हैं आप। बिहार में आप आइए, इस बार मेरे साथ घूमिए ना, आपको ले चलते हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं। मुझे नहीं पता है भाई, मैं बिहार सबसे कम घूमा हूं, लेकिन ऐसी ऐसी जगह हैं। आप मुंगेर जाइए, मुंगेर में घूमने के जगहों की कमी है, विकास ही नहीं किया है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप रुकना चाहेंगे तो बढ़िया होटल नहीं मिलेगा, बढ़िया चीजें नहीं मिलेंगी। अब चीजें थोड़ी बहुत सुधर रही हैं, अब है। जैसे आप कहते हैं ना कि ओ पटना में होटलो हो, अब पटना से ट्रेनों चलत हो, दिल्ली के तो चलत हो, अब पूरा चलता है। लेकिन 5 साल इन लोगों को कड़ा संघर्ष, कड़ी मेहनत करनी होगी, तब जाके बिहार दिखने लगेगा कहीं। अन्यथा हम लोग नीचे से तो हैं ही ऊपर, पहले स्थान पर हमेशा तैयार ही है। बिहार अब इससे पीछे और नीचे नहीं जा सकता है, एकमात्र आशा की बात यही है बिहार की। चलिए जी, साहब, देखते हैं बिहार में बीमारू स्टेट का टैग कब हट पाता है। चलिए, भाजपा का, बीजेपी का मुख्यमंत्री आएगा तो शायद कुछ कर पाए। बड़ा अच्छा लगा सर, आपने समय दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय सिया राम।